आमतौर पर जब हम किसी कहानी के बारे में सोचते हैं या किसी किताब के पन्ने पलटते हैं तो हमारे दिमाग में एक तय ढांचा होता है। हमें लगता है कि कहानी कोई नायक सुना रहा होगा या कोई पीड़ित सुना रहा होगा। हाँ, या फिर शायद कोई राहगीर जो उस घटना का गवाह रहा हो। बिल्कुल। लेकिन जरा इस विचार के साथ कुछ पल बिताइए। अगर किसी कहानी को सुनाने वाला कोई इंसान हो ही ना, तो अगर कोई ऐसी सत्ता कहानी सुना रही हो जिसकी मौजूदगी भर से मतलब इंसान की सांसें थम जाती हैं। मेरा मतलब है, क्या हो अगर कहानी खुद मौत सुना रही हो? ये एक बेहद शक्तिशाली और मनोवैज्ञानिक रूप से बेचैन कर देने वाला हुक है। और मेरे हिसाब से मार्कस जुसाक के उपन्यास द बुक थीफ की पूरी नींव ही इसी एक मास्टर स्ट्रोक पर टिकी है। ऊपर से जानना नहीं है, हम उस मनोविज्ञान को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध के उस खौफनाक दौर में जहां आसमान से बॉम्ब गिर रहे थे, वहां कैसे महज शब्द और कहानियां इंसानियत को बचाए रखने का आखिरी सहारा बन गए। वही तो, एक ऐसे दौर में जहां इंसानियत अपना सबसे बुरा रूप दिखा रही थी। हाँ, तो चलिए इसी मौत वाले पहलू से बात शुरू करते हैं। जब मैं नोट्स को पढ़ रही थी तो मुझे एक बात बहुत अजीब लगी। मौत कोई क्रूर हंसने वाला विलेन नहीं है यहाँ, वो थकी हुई है। बिल्कुल, और यही इस नैरेटर की सबसे बड़ी खासियत है। देखिए, अगर हम युद्ध के नजरिए से सोचें तो युद्ध के समय मौत सबसे आम, सबसे ओवरवर्क्ड और सबसे व्यस्त इकाई होती है। मतलब उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं है। सही कहा। इस कहानी में मौत प्राण लेने वाली कोई निर्दयी मशीन नहीं है। वो एक ऐसा दर्शक है जो इंसानों का बोझ उठा उठाकर थक चुका है। वो आत्माओं को उनके शरीर से अलग करता है और इस पूरी प्रक्रिया में वो इंसानी स्वभाव को समझने की कोशिश कर रहा है। यानी वो खुद इंसानों को देखकर कंफ्यूज्ड है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, वो एक बहुत गहरे विरोधाभास से जूझ रहा है। वो इस बात से हैरान है कि इंसान एक ही समय पर इतना हिंसक, इतना क्रूर कैसे हो सकता है, और ठीक उसी वक्त वो इतना दयालु और प्रेम से भरा हुआ कैसे हो सकता है। और मौत के इसी अनोखे, थके हुए लेकिन जिज्ञासु दृष्टिकोण से हम इस स्रोत सामग्री के केंद्र की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है 9 साल के एक बच्ची की, लीजल मेमिंगर। 1930 के दशक के अंत का जर्मनी है। हालात इतने खराब और असुरक्षित हैं कि उसकी असली माँ उसे एक फॉस्टर फैमिली के पास भेज रही है ताकि बच्ची कम से कम महफूज रह सके। लेकिन इस ट्रेन के सफर में एक ऐसा हादसा होता है जो लीजल की पूरी जिंदगी की ट्रिजेक्टरी बदल देता है। जी हाँ, उस कड़ाके की ठंड और उस ट्रेन के सफर के दौरान लीजल के छोटे भाई की अचानक मौत हो जाती है। ये एक 9 साल की बच्ची के लिए एक ऐसा ट्रॉमा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अपनी माँ से दूर होना और फिर अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई को खो देना, उसका पूरा संसार उस सफर में ही उजड़ जाता है। और यहीं से कहानी का वो पहला टर्निंग पॉइंट आता है जो काफी फैसिनेटिंग है। जब वे लोग बीच रास्ते में बर्फ के बीच उसके भाई को दफना रहे होते हैं तो लीजल को कब्र के पास बर्फ में गिरी हुई एक किताब मिलती है। हाँ, द ग्रेव डिगर्स हैंडबुक, जिसका मतलब है कब्र खोदने वाले की गाइड। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि लीजल को पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। उसे अक्षरों की कोई समझ नहीं है। फिर भी वो उस किताब को चुपचाप उठाती है और चुराकर अपने पास रख लेती है। ये उसकी जिंदगी की पहली चोरी थी। अगर मैं इसे अपनी तरह से देखूं तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे किसी के पास कोई बहुत कीमती खजाने का बक्सा आ गया हो, लेकिन उसे खोलने की चाबी ही ना हो। जब वो बच्ची एक भी शब्द पढ़ नहीं सकती तो उसने वो किताब क्यों चुराई? ये बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है। अगर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को डिकोड करें तो इस चोरी का ज्ञान या पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। ये एक ट्रॉमा और रिस्पॉन्स था, सदमे से बचने का एक तरीका। एग्जैक्टली। आप देखिए, वो किताब उस बर्फ, उस कब्र और उसके मरे हुए भाई की आखिरी भौतिक निशानी है। मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान जब बहुत गहरे दुख में होता है तो वो किसी ऐसी चीज को जकड़ लेना चाहता है जो उसे उस जगह या उस इंसान से जोड़े रखे। तो वो किताब लीजल के लिए सिर्फ कागज और स्याही नहीं थी, वो एक एंकर थी, एक लंगर जो उसे उस दुख और अकेलेपन के तूफान में बह जाने से रोक रहा था। बिल्कुल सही। वो घटना हमें ये समझाती है कि किताबों का सिर्फ पढ़ा जाना ही जरूरी नहीं है। उनका भौतिक वजूद, उनका स्पर्श, उनका वजन भी किसी इंसान के लिए एक बहुत गहरा भावनात्मक सहारा हो सकता है। लीजल अपने भाई के आखिरी पलों को उस किताब के जरिए अपने हाथों में जकड़ कर रखना चाहती थी। ये वाकई दिल दहलाने वाला है। लेकिन अब लीजल के पास वो खजाने का बक्सा है तो उसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत है, यानी उसे एक शिक्षक चाहिए।
और ये तलाश उसे मॉल्किंग शहर में अपनी नई फॉस्टर फैमिली हैंस और रोजा हुबरमैन के घर तक ले जाती है। स्रोत सामग्री में इन दोनों किरदारों का जो कॉन्ट्रास्ट दिया गया है वो काफी दिलचस्प है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि रोजा काफी सख्त थी। बाहर से वो बात बात पर गालियां देती है, डांटती है। लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो एक युद्धग्रस्त देश में जहां हर दिन सर्वाइवल की जंग हो, वहां कई बार लोग खुद को पत्थर का बना लेते हैं ताकि वे टूट ना जाएं। ताकि वो बिखरे नहीं। हाँ, अंदर से उसका दिल बहुत साफ है, लेकिन उसका प्यार जताने का तरीका उस खुरदरे माहौल के हिसाब से ढल चुका है। और ठीक इसके विपरीत है उसके नए पिता हांस ह्यूबरमैन। वो एकदम शांत, धैर्यवान और दयालु इंसान है जो अकॉर्डियन बजाते हैं। जब लीजल वहां आती है तो वो बहुत गहरे ट्रॉमा में है। उसे हर रात अपने भाई की मौत के भयानक सपने आते हैं। वो पसीने से तरबतर होकर उठ जाती है। ऐसे में हांस उसे डांटने या चुप कराने के बजाय उसके पास बैठते हैं और फिर शुरू होता है पढ़ाई का सिलसिला। हांस हर रात लीजल को घर के बेसमेंट में ले जाते हैं और वहां दीवार पर पेंट से वर्णमाला लिखकर उसे पढ़ना सिखाते हैं। ये बहुत ही प्यारा हिस्सा है कहानी का। मुझे यहाँ एक बहुत ही तगड़ा विरोधाभास नजर आता है। सोचिए जरा, बेसमेंट आमतौर पर घर की सबसे अंधेरी, सीलन भरी और डरावनी जगह मानी जाती है, लेकिन इस कहानी में वही डरावना बेसमेंट एक जादुई क्लासरूम में बदल गया है। आपने इस विरोधाभास को बहुत सटीक तरह से पकड़ा है। बेसमेंट का वो रूपक बहुत गहरा है, और इसे अगर हम उस वक्त के बड़े ऐतिहासिक परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये और भी शक्तिशाली हो जाता है। आप बाहर की दुनिया की बात कर रहे हैं। 1930 के दशक का जर्मनी। हाँ, हिटलर की सत्ता है। बाहर खुले चौराहों पर किताबें जलाई जा रही हैं, लोगों की सोच पर पहरे बिठाए जा रहे हैं, नफरत का प्रोपेगेंडा जोरों पर है। जर्मनी वैचारिक रूप से एक गहरे अंधेरे में डूब रहा था। एग्जैक्टली। और ठीक उसी समय उसी देश के घर के सबसे अंधेरे हिस्से में एक पिता अपनी बेटी को अक्षरों और शब्दों के माध्यम से रोशनी की ओर ले जा रहा है। बाहर की दुनिया में जहां शब्द नफरत फैलाने और लोगों को बांटने के हथियार बन गए थे, वहीं बेसमेंट की उन दीवारों पर लिखे शब्द एक बच्ची को उसके डर और ट्रॉमा से आजाद कर रहे थे। ये सिखाता है कि कैसे शिक्षा और भाषा किसी भी इंसान को वापस उसके वजूद पर कंट्रोल दे सकती है। जब लीजल अक्षरों को डिकोड करना सीखती है तो वो सिर्फ पढ़ना नहीं सीख रही होती, वो अपनी बिखरी हुई दुनिया को एक अर्थ देना सीख रही होती है। बिल्कुल। वो बेसमेंट उनके लिए एक सुरक्षित बौद्धिक पनागाह बन जाता है। एक सुरक्षित पनागाह, लेकिन नोट्स बताते हैं कि ये बेसमेंट सिर्फ एक क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रहता। जल्द ही ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए छुपने की जगह बन जाता है जिसकी जान को उस समय की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है। हाँ, कहानी का तनाव यहाँ से कई गुना बढ़ जाता है। हंस हुबरमैन अपने पुराने दोस्त के बेटे मैक्स वैंडनबर्ग को उसी बेसमेंट में पनाह देते हैं। मैक्स एक यहूदी है, और नाजी जर्मनी में एक यहूदी को अपने बेसमेंट में छुपाना, ये तो सीधा सीधा मौत को बुलावा देना था। अगर किसी को भनक भी लग जाती तो सिर्फ मैक्स ही नहीं, पूरे ह्यूबरमैन परिवार को मार दिया जाता। ये एक ऐसा फैसला था जिसके लिए अकल्पनीय साहस की जरूरत थी। और फिर उस बेसमेंट में मैक्स और लीजल की मुलाकात होती है। दोनों ही अपने अपने तरीके से दुनिया के सताए हुए हैं, दोनों ही गहरी चोट खाए हुए हैं। और उन दोनों के बीच उसी अंधेरे बेसमेंट में शब्दों, कहानियों और छोटे छोटे स्केच के जरिए एक बहुत ही गहरी दोस्ती पनपती है। ये वो हिस्सा है जहां इंसानियत अपने चरम पर दिखाई देती है। लेकिन एक सेकंड, मैं यहाँ आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। मेरे पास यहाँ स्रोत सामग्री का एक ऐसा दृश्य है जिस पर मैं गहराई से बात करना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। नोट्स में लिखा है कि मैक्स लीजल के लिए एक किताब बनाता है और इसके लिए वो हिटलर की किताब माइन काम्फ का इस्तेमाल करता है। वो उसके पन्नों पर गाढ़ा सफेद रंग पोत देता है और जब वो पन्ने सूख जाते हैं तो वो उन पर लीजल के लिए एक नई कहानी लिखता है। ये बहुत ही पावरफुल सिंबल है। मुझे इस दृश्य पर थोड़ी उलझन है। कागज पर सफेद रंग पोतना और उस पर नई कहानी लिखना सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, मैक्स एक यहूदी है जो जान बचाकर छुपा है। माइन काम्फ वो किताब है जिसने उसकी पूरी कौम की तबाही की नींव रखी। हाँ, उस किताब को देखना भी एक ट्रॉमा होगा। वही तो, उस किताब को अपने हाथों में पकड़ना, उसे बार बार देखना, उस पर रंग पोतना, क्या उस इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ा मानसिक टॉर्चर नहीं रहा होगा? क्या ये सिर्फ एक मेटाफर है या इसके पीछे कोई और गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल और वैलिड सवाल है।
आपने बिल्कुल सही जगह पर हिट किया है। ये कोई आसान या सिर्फ खूबसूरत काम नहीं था। मैक्स के लिए माइन काम्फ को हाथ लगाना यकीनन एक मानसिक यातना के समान था। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहीं पर इस कृत्य की असली ताकत छिपी है। ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई थी। माइन काम्फ सिर्फ एक किताब नहीं थी, वो एक विचारधारा थी, वो सत्ता का प्रतीक थी। हिटलर उसी किताब के शब्दों का इस्तेमाल नफरत फैलाने और यहूदियों को मिटाने के लिए कर रहा था। तो जब मैक्स उन पन्नों पर सफेद रंग पोतता है तो वो एक बहुत बड़ा वैचारिक विद्रोह कर रहा है। एग्जैक्टली। वो अपनी तबाही के औजार को अपने हाथों में ले रहा है। वो नफरत को मिटाकर उसे पूरी तरह से ओवरराइड कर रहा है। यानी वो दिखा रहा है कि नफरत से भरे शब्दों का अंत हमेशा खून खराबी से नहीं होता। बिल्कुल। आप एक खौफनाक विचारधारा को कला और प्रेम से ढक सकते हैं। मैक्स ने उन पन्नों को एक नई जिंदगी दी। उसने हिटलर के नफरत भरे शब्दों को लीजल के लिए प्यार भरी कहानी में बदल दिया। ये दिखाता है कि इंसान के अंदर विनाश को सृजन में बदलने की ताकत होती है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला विश्लेषण है। लेकिन मैक्स और इस बेसमेंट की जो दुनिया है वो बहुत भारी है, घुटन भरी है। और इंसान का दिमाग लगातार इस घुटन में सरवाइव नहीं कर सकता। शायद इसीलिए सोर्स मटेरियल में एक ऐसा किरदार भी है जो इस पूरे खौफनाक माहौल में भी एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह आता है। वो किरदार है रूडी स्टाइनर। रूडी स्टाइनर, जिसे नोट्स में नींबू जैसे पीले बालों वाले एक लड़का बताया गया है, वो लीजल का सबसे अच्छा दोस्त है और शायद इस पूरी ट्रेजेडी में सबसे मासूम और जीवंत किरदार भी। रूडी का किरदार मुझे बहुत वास्तविक लगा। हमने देखा है कि कैसे लोग बड़ी तबाही के बीच भी छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हैं। इंसान को नॉर्मैलिटी चाहिए होती है। रूडी और लीजल की दोस्ती भी कुछ वैसी ही है। आसमान से बॉम्ब गिरने का खतरा है, लेकिन रूडी को किस बात की फिक्र है? उसे भूख लग रही है, इसलिए वो लीजल के साथ सेब चुरा रहा है। और लीजल को पढ़ने का शौक है, तो वो मेयर के घर से किताबें चुराने में उसकी मदद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वो पूरी शिद्दत से लीजल से सिर्फ एक किस मांगता रहता है और लीजल हमेशा उसे झिड़क देती है। ये हिस्सा इतना मानवीय है कि ये आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। यही मानवीयता तो युद्ध के खोखलेपन को सबसे ज्यादा उजागर करती है। रूडी स्टाइनर सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वो उस पूरी जर्मन पीढ़ी की मासूमियत का प्रतीक है जिसे एक ऐसे युद्ध की आग में ढकेल दिया गया था जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था। बच्चों का काम राजनीति समझना या नफरत करना नहीं होता। बिल्कुल नहीं। उनका काम खेलना, जिद करना और अपने क्रश के पीछे भागना होता है। उसका बार बार लीजल से किस मांगना जीवन की उन छोटी और सामान्य खुशियों का प्रतीक है जिन्हें युद्ध बेदर्दी से कुचल देता है। ये हमें याद दिलाता है कि युद्ध सिर्फ इमारतें नहीं गिराता, वो पीढ़ियों के बचपन को मलबे में तब्दील कर देता है। और इसी खौफनाक सच्चाई से हमारा सामना कहानी के क्लाइमैक्स में होता है। अंततः बाहर का वो निर्मम युद्ध मोल्चिंग के इस छोटे से शहर और लीजल और रूडी की उस मासूम दुनिया से आ ही टकराता है। ये हिस्सा पढ़ते हुए नोट्स में एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में है। एक रात हिमिल स्ट्रीट पर, जहां लीजल का घर था, सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। कोई चेतावनी नहीं दी गई, कोई सायरन नहीं बजा, किसी को शेल्टर में भागने का मौका नहीं मिला। अचानक आसमान से भयानक बमबारी होती है। हांजी हुबरमैन जो अकॉर्डियन बजाते थे, रोजा हुबरमैन जिनका दिल बहुत साफ था, और वो प्यारा रूडी, सब के सब उसी रात मारे जाते हैं। पूरी की पूरी सड़क मलबे के ढेर में बदल जाती है। लेकिन इस पूरी तबाही में एक चमत्कार होता है, लीजल बच जाती है। और उसके बचने का कारण क्या था? क्योंकि वो उस रात अपने बिस्तर पर नहीं सोई थी। वो उस रात उसी बेसमेंट में बैठी थी, उसी बेसमेंट में जहां उसने पढ़ना सीखा था, और वो वहां बैठकर अपनी खुद की कहानी लिख रही थी। विडंबना देखिए, जिन शब्दों को लीजल ने उस अंधेरे बेसमेंट की दीवारों पर सीखा था, आज उन्हीं शब्दों ने सचमुच उसकी जान बचा ली। अगर वो उस रात लिखने में मगन न होती तो वो भी उस मलबे में दबकर मर चुकी होती। ये कहानी का सबसे शक्तिशाली और प्रतीकात्मक क्षण है। शब्द केवल उसकी आत्मा को ही नहीं बचा रहे थे, उन्होंने सचमुच उसकी शारीरिक रक्षा की। लेकिन ये बचाव कोई जश्न मनाने वाला नहीं था। जब लीजल उस बेसमेंट से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी पूरी दुनिया राख में बदल चुकी है। ये त्राजेडी हमें दिखाती है कि जीवन कितना अप्रत्याशित है। सर्वाइवल अक्सर किसी लॉजिक पर काम नहीं करता, वो बहुत रैंडम और कभी-कभी बहुत क्रूर होता है। और उस क्रूरता का सबसे बड़ा रूप हमें मलबे के बाहर के उस दृश्य में दिखता है, जब लीजल धूल और खून से सने हुए रूडी के बेजान शरीर को देखती है। जिस रूडी ने पूरी जिंदगी उसे सिर्फ एक किस मांगा था। हाँ,
लीजल उसके पास बैठती है और आखिरकार उसे वो किस देती है, पर अब रूडी उसे महसूस करने के लिए जिंदा नहीं था। रूडी का वो सालों का इंतजार और आखिर में उसे वो तब मिलता है जब उसकी सांसें टूट चुकी हैं। ये हिस्सा सच में अंदर तक झकझोर देता है। ये दृश्य मानवीय स्वभाव की बहुत बड़ी कमजोरी को सामने लाता है। हम इंसान हमेशा कल पर भरोसा करते हैं। हमें लगता है कि अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए, अपना प्यार जताने के लिए हम कल का इंतजार करेंगे। रूडी और लीजल को भी शायद यही लगता था कि उनके पास एक दूसरे के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन रूडी को दिया गया वो आखिरी और अधूरा किस हमें ये चीख कर बताता है कि समय का कोई भरोसा नहीं है। युद्ध के समय में तो कल की कोई गारंटी होती नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्यार जताने के लिए सही वक्त का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो परफेक्ट कल कभी आए ही नहीं। कितनी भारी लेकिन कितनी जरूरी बात है ये। समय किसी का इंतजार नहीं करता, और इसी के साथ ये कहानी उस दौर से आगे बढ़ती है। सालों बीत जाते हैं। लीजल उस तबाही के बाद एक लंबी और पूरी जिंदगी जीती है, और जब वो बहुत बूढ़ी हो जाती है तो अंततः मौत। हाँ, वही थकी हुई मौत जो इस कहानी की शुरुआत से हमें ये सब बता रही थी, वो लाइजल की आत्मा को लेने आती है। और यहीं पर यह पूरी संरचना एक पूर्ण चक्र बनाकर वापस अपने उद्गम पर आ जाती है। मौत का लीजल से मिलना इस पूरी कहानी का क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है। जब मौत लाइजल को लेने आती है तो वो उसे उसकी वही पुरानी डायरी दिखाती है जो लाइजल ने उस बमबारी के बाद मलबे में खो दी थी। मौत ने उस डायरी को इतने सालों तक संभाल कर रखा था। और मौत लीजल से अपना वही पुराना आश्चर्य व्यक्त करती है। वो कहती है कि वो इंसानों के इस दोहरेपन से हमेशा हैरान रहती है कि कैसे एक ही प्रजाति के लोग गैस चैम्बर और विनाशकारी हथियार भी बना सकते हैं। और उसी समय कोई इंसान एक अंधेरे बेसमेंट में बैठकर किसी सताए हुए यहूदी के लिए नफरत की किताब पर प्यार की कहानी भी लिख सकता है। इंसान एक ही समय पर कितने खौफनाक और कितने खूबसूरत हो सकते हैं। और यही द बुक थीफ के स्रोत सामग्री का असली सार है। ये हमें ये विश्वास दिलाता है कि चाहे दुनिया नफरत के कितने भी गहरे अंधेरे में क्यों ना डूब जाए, इंसानियत को जिंदा रखने का काम केवल शब्द, कहानियां और कला ही कर सकते हैं। हथियार शरीरों को खत्म कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्माओं को बचाए रखते हैं, उन्हें पनाह देते हैं। तो इस पूरी गहरी चर्चा और इन तमाम नोट्स के विश्लेषण के बाद आइए हम सब उस विचार पर रुकें जो आज के समय में हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये सच है कि हमने 1940 के दशक के जर्मनी की बात की, लेकिन अगर हम आज की दुनिया पे नजर डालें तो हम सब भी तो शब्दों के एक विशाल समंदर से ही घिरे हुए हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़ फीड्स, आर्टिकल्स, वीडियोस, हर जगह शब्द ही शब्द हैं। और यही बात इस ऐतिहासिक ढांचे को आज के डिजिटल युग में बेहद प्रासंगिक बना देती है। अगर कहानी खुद मौत सुना रही है और मौत भी इंसानों के इस दोहरेपन से हैरान है, तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। हमने देखा कि शब्दों में इतनी ताकत है कि वे एक विनाशकारी विचारधारा का निर्माण कर सकते हैं, और दूसरी तरफ लीजल की तरह किसी की जान भी बचा सकते हैं। तो आज के इस सूचनाओं से भरे दौर में ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम किन शब्दों को अपने दिमाग के बेसमेंट में जगह दे रहे हैं। जो विचार, जो खबरें, जो कहानियां हम रोज पढ़ या सुन रहे हैं, क्या वे हमारे आसपास एक बेहतर और संवेदनशील दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, या फिर क्या वे बहुत खामोशी से हमारे ही दिमाग में किसी नई तबाही की नींव रख रहे हैं? जरा सोचिए इस बारे में।